स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है इश्यूज इन जुडिशरी। सर, क्या आप जुडिशरी के अंदर जो इश्यूज हैं उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमें? नेशनल जुडिशियल ग्रिड के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के 73,000 पीपल पर एक जज होता है और ये फिगर्स यूएसए की कंडीशन से 7 टाइम्स से ज्यादा वर्स है। और अगर इस रेट के आधार पर हमारी जुडिशरी फंक्शन करती रही तो डिस्पोजल ऑफ सिविल केसेस विल नेवर हैपन एंड डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस में अज्यूम्ड ड्यूरेशन 30 साल से ज्यादा लग सकता है। अगर हाईकोर्ट के डेटा की बात करी जाए, जितने भी केसेस लिस्ट किए जाते हैं उनमें से 50% केसेस एडजर्न की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 केसेस लिस्ट किए जाते हैं, उनमें से 40 एडजर्न, 35 डोंट रीच और सिर्फ 5 केसेस को सुना जाता है। मोरेवर 31% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन्हें बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज किया जाता है और वो क्लेम करते हैं कि उन्हें जेल में रहना पसंद है क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड बेल या फिर उनके पास गारंटर नहीं होते। मोरेवर लेस देन 3% ऑफ लिटिगेंट्स यूज लीगल एड। अगर वो एलिजिबल होने के बावजूद भी ये सारी सरकारी योजनाओं का वो लाभ नहीं उठा पाते। सर, हमारे जुडिशियल सिस्टम के जो इश्यूज हैं, क्या आप उनके बारे में हमें अवेयर कर सकते हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ डेटा की बात की। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट, लॉ ऑफिसर्स जैसी पोजीशंस पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अपॉइंटमेंट्स करी जाती है, जिसकी वजह से जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पूरी कंट्री में काफी वीक हुआ है। लोअर कोर्ट्स का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी काफी कमजोर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि जस्टिस डिले होता है। इंग्लिश में बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मोरेवर जस्टिस किसी भी फंडामेंटल राइट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है एंड 245th लॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशियल सिस्टम टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करने में फेल रहा है क्योंकि केसेस का बैकलॉग बहुत ज्यादा है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो स्टैट्स एशिया शो करता है कि अराउंड 3 करोड़ 20 लाख केसेस ऐसे हैं जो अक्रॉस द कोर्ट्स पेंडिंग है और इनमें से 40 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और अराउंड 1 करोड़ केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है। इस तरीके की पेंडेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अंडर रिसोर्स्ड जुडिशरी। बैकलॉग की वजह से इंडिविजुअल्स को राइट टू एक्सेस टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाता और ये रूल ऑफ लॉ का एक इरोजन स्टार्ट होता है। इवेंचुअली जुडिशियल सिस्टम में सिटीजन का फेथ कम होता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कोर्ट को अपना डिसीजन देने में मोर देन 25 ईयर्स का टाइम लगा और जस्टिस इतना डिले होगा तो इसकी वजह से जस्टिस कॉम्प्रोमाइज भी होगा। सर, जुडिशियल डिसीजंस के अंदर जो डिले देखने को मिलता है उसके रीजंस क्या होते हैं? पहला रीजन तो यह है कि हमारी कंट्री की डेमोग्राफी काफी बड़ी है और इसके कंपैरिजन में कोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ जजेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जजेस के ऊपर ओवरलोड हो जाता है और हेंस जस्टिस में डिले होता है। दूसरा कारण यह है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क, रिजिड रूल्स और आउटडेटेड प्रोसेस की वजह से जस्टिस डिलीवरी में डिले होता है। और तीसरा कारण यह है कि मैल प्रैक्टिसेस बाय लॉयर्स, जो रिच एंड पावरफुल होते हैं, वो लॉयर्स को हायर करते हैं और कोर्ट्स प्रोसीडिंग के अंदर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं ताकि पेंडिंग मैटर या केस लंबे टाइम तक चले और उनका अपोनेंट पैसे खर्च ना कर पाए और वो केस छोड़ दे। चौथा रीजन ये भी है कि लैक ऑफ कोहेरेंट डेटाबेस। प्रेजेंटली इंडिया में हर कोर्ट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हावेवर वो इंफॉर्मेशन दूसरी कोर्ट्स की इंफॉर्मेशन से डिस्कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट किसी भी तरीके का साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जिससे प्रॉब्लम को मीनिंगफुली एनालाइज नहीं किया जा सकता। 245th लॉ कमीशन ने इसे इंप्रूव करने के लिए सजेशंस भी दिए हैं। कुछ और रीजंस को हम शॉर्ट में लिस्ट करेंगे जिनकी वजह से डिले पाया गया है। पहला, डिसमिसल रेशो ऑफ एडमिशंस टू डिस्पोजल एक ऐसा रीजन है जो डिसमिसल रेशो ऑफ एडमिशंस
और डिस्पोजल के बीच में है वो 1:50 पाया गया है, जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट कारण ये है नो फिक्स टाइम इन विच केसेस हैव टू बी डिस्पोज्ड। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं किया गया है जिनके अंदर ही केसेस डिस्पोज होने चाहिए। तीसरा है कि इंक्रीज क्राइम रेट। चौथा है पीआईएल्स की संख्या बढ़ना, उसके कारण भी कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। नेक्स्ट कारण ये भी है जहां पर इंक्रीज इन फ्रीवलेस केसेस, जिसकी वजह से जो डीले है वो बढ़ जाता है। और टेंडेंसी टू टेक अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक हर सिटीजन का राइट है, हालांकि इस प्रोसेस में जस्टिस बहुत डीले हो जाता है। और नेक्स्ट कारण यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडियन लॉ, जहां पर ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं, जहां पर लेजिस्लेशन को एक क्लियरिटी की तरह देखना चाहिए, वहां पर उस ग्रे एरिया की वजह से जुडिशियल सिस्टम्स को वो केसेस डिस्पोज करने में समय लगता है। सर, इन इश्यूज के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला सॉल्यूशन तो ये है कि डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। बेटर मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, ताकि पेंडेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि इवनिंग एंड मॉर्निंग कोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि स्मॉल एंड पेटी मैटर्स जैसे कि ट्रैफिक वायलेशंस, चालान एटसेट्रा को कॉम्प्लेक्स केसेस के साथ इंक्लूड ना किया जाए और कोर्ट्स के पेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तीसरा कंसेप्ट यह है कि कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग को एनकरेज करना चाहिए। और इसी के साथ चौथा सॉल्यूशन यह है कि जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिक्रूटमेंट को बढ़ाना चाहिए और जजेस की रिटायरमेंट एज को भी इंक्रीज करना चाहिए। और इसी सीरीज में एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का क्रिएशन बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन है कि स्पेशल कोर्ट्स जैसे प्रॉपर्टी कोर्ट्स को सेटअप करना चाहिए, ताकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि जस्टिस में डिले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट प्रोसीजर्स को रिफॉर्म करना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को भी कम किया जा सकेगा। फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू भी हम कुछ पेंडेंसी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए सभी वैकेंसीज को, चाहे वो जजेस की वैकेंसी हो या फिर उन एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज की बात हो जो कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक वर्कफोर्स है, और इन सभी को जुडिशियल एकेडमीज को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि कोर्ट के प्रोसीजर्स में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि कोर्ट्स के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना चाहिए और उन कोर्ट्स को स्मार्ट बनाना चाहिए, ताकि उनकी इफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर रिसर्च और स्टडीज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि स्पेशलिस्ट ज्यादा से ज्यादा जुडिशरी की तरफ अट्रैक्ट हो। लोक अदालत, कोर्ट ऑन व्हील्स और ग्राम न्यायालय एंड पंचायत के कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए। इंडिया को एक ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, जहां पर बहुत सारे लॉज है, तो हमें एक कांस्टेंट मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा जो ये रिव्यू करे कि लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स रेकमेंड करे जो लॉज को सिंप्लीफाई भी करता हो। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सभी सेंसिटिव इश्यूज के लिए सेटअप करना चाहिए, जैसे कि करप्शन, ताकि इंडिविजुअल्स के फेथ को अपहोल्ड किया जा सके और फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस भी पॉसिबल हो पाए। सर, डिले इन जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो क्या आप उन मेजर्स के बारे में हमें बता सकते हैं? इंडिया की लॉ कमीशन ने अपनी 230th रिपोर्ट में कुछ मेजर्स बताए जिसके थ्रू पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम किया जा सकता है। पहला रिकमेंडेशन ये था कि ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को तैयार किया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि हायर जुडिशियल पोस्ट में वैकेशन का टाइम रिड्यूस कर दिया जाए। तीसरा रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के अंदर यह है कि ओरल आर्गुमेंट्स के लिए टाइम को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जस्टिस को डिले करने के लिए ओरल आर्गुमेंट्स के टाइम का मिसयूज होता है। अगर जज को ऐसा लगता है कि ओरल आर्गुमेंट के लिए टाइम बढ़ाना है तो वो उसे बढ़ा सकता है, लेकिन उसे रिस्ट्रिक्टिव टाइम के लिए रखना एक फायदेमंद डील हो सकती है। चौथा रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का यह था कि जब जजमेंट्स को फ्रेम किया जाता है तो वो फ्रेमिंग क्लियर और डिसाइसिव होनी चाहिए, ताकि किसी भी फर्दर लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके।
और फिफ्थ रिकमेंडेशन ये था कि सभी कोर्ट्स को, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सीरियस एफर्ट्स लेने चाहिए और सभी कोर्ट्स रिकॉर्ड को डिजिटाइज भी करें। सर, कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम को हम सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं? केस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है किसी भी जुडिशरी का। ये जनरली ग्रे एरिया होता है स्टूडेंट्स के इमेजिनेशन का। वो ये नहीं समझ पाते कि केस को हर कोर्ट में कैसे मैनेज किया जाता है। आज हम इसे देखेंगे। केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोर्ट्स के सेटअप की बात की गई है और ऐसे मैकेनिज्म्स को डेवलप करने के लिए बोला गया है जो सभी केसेस को मॉनिटर करेगा, राइट फ्रॉम फाइलिंग टू डिस्पोजल ऑफ दैट केस। इतना ही नहीं, रिट पिटिशंस को बेस्ड ऑन देयर अर्जेंसी कैटेगराइज करने की बात भी की गई। मोरेवर, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए एनुअल टारगेट और एक्शन प्लान को सेट करने के लिए भी बोला गया ताकि पुराने केसेस को जल्द से जल्द डिस्पोज किया जा सके। मोरेवर, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि जुडिशियल एफिशिएंसी को इंक्रीज और अकाउंटेबल बनाया जा सके। इन सभी मेजर्स को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि इन सब मेजर्स की वजह से जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ पाए। सर, जब हम इश्यूज इन जुडिशरी को समझते हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लोड को कैसे कम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर के तौर पर फंक्शन भी करता है। हावेवर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 31 जिसे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। आर्टिकल 137 अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है और आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर देता है। हालांकि आर्टिकल 132 से लेकर आर्टिकल 134 तक एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132, 133 और 134 को रिपील किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल लोड को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक साल के अंदर अराउंड 500 केसेस डील करता है और अगर एपेलेट जुरिस्डिक्शन को हटा दिया जाए तो इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 500 केसेस को डील करने के लिए 26 जजेस की जरूरत नहीं होगी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की साइज रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन एपेलेट जुरिस्डिक्शन पब्लिक रेमेडीज के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड होते हैं वो आर्टिकल 226 के तहत रजिस्टर होते हैं, ना कि आर्टिकल 32 से। इसीलिए एपेलेट जुरिस्डिक्शन को रिपील करना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं माना जाएगा। हावेवर, बैकलॉग को रिजॉल्व करने के लिए लोक अदालत को एस्टैब्लिश किया जा सकता है जो फ्रीक्वेंटली एट लीस्ट एक साल के अंदर 3 बार मीटिंग करे। मोरेवर, स्पेशल जुरिस्डिक्शन के लिए ई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए। फिर प्लीज फॉर लीव को भी रिमूव किया जाना चाहिए। दूसरी कुछ बातें हैं जहां पर नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेसी यानी कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हटा दिया जाए। इनको हटाना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन उस डायरेक्शन में काम होना जरूरी है। उसके बाद PILs को रैशनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। PIL एक बहुत ही अच्छा टूल है फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म, पर यह जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। सर, जुडिशरी के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन का क्या रोल होता है? जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को चैलेंज करने के लिए 2 स्टेजेस होती है, जिन्हें रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन बोला जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 50,000 केसेस पेंडिंग है, उनमें से ज्यादातर केसेस वो केसेस है जो हाई कोर्ट और एपेलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट होने वाली अपील्स है। सुप्रीम कोर्ट ने रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के जजमेंट में यह बताया कि जो लिटिगेंट्स जजमेंट से डिसअपॉइंटेड होते हैं वो कोर्ट के पास रीअपीयर कर सकते हैं आफ्टर लूजिंग द रिव्यू पिटीशन। हावेवर, क्यूरेटिव पिटीशन को इनिशिएट करने के लिए किसी सीनियर एडवोकेट की
रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है। जो एडवोकेट ये बताए कि इस केस में री एग्जामिनेशन मैंडेटरी है क्योंकि ओल्ड डिस्कशंस में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वॉयलेट किया गया है। क्यूरेटिव पिटिशन 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच को कंसिडर करना होता है और ये बेंच ये डिसाइड करती है कि क्या इस केस को री एग्जामाइन करना चाहिए या फिर नहीं, और इस बेंच के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उस केस को रिकंसिडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।